आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी क्लासेस में। इसमें हम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए दोस्तों टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे साइंस के। तो आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस क्लास के पीडीएफ को लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 दिया गया है, तो उस तत्व का नाम क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो है वह अधिक होती है। तो जो फ्लोरीन तत्व है, फ्लोरीन तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एल्यूमिनियम से कम अपक्रियाशील धातु कौन सी है। तो जिंक जो है वह एल्यूमिनियम से कम अपक्रियाशील धातु होती है। क्वेश्चन नंबर 4। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो जो क्लोरीन है, क्लोरीन जो होता है वह सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है। तो जो सोडा वाटर है, सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि बल की दिशा में विस्थापन होने पर किया गया कार्य क्या होगा। तो बल की दिशा में विस्थापन जब होगा तो वह धनात्मक कार्य होगा। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है बल गुणे विस्थापन। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। प्लावनकता सिद्धांत का श्रेय किसे देते हैं। तो आर्किमिडीज जो है उनको प्लावनकता का सिद्धांत देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। वक्रता केंद्र और ध्रुव की बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो फोकस दूरी का दोगुना होता है वक्रता केंद्र और ध्रुव की दूरी। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि जल में वस्तु बड़ी क्यों दिखाई देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस जैसा कार्य करती है। यानी कि जो जल में वस्तु का बड़ा दिखाई देना यह किसके कारण होता है, यह उत्तल लेंस के जैसा व्यवहार करने लगता है पानी, इसी के कारण वस्तु जो है पानी में बड़ी दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एसी परिपथ में शक्ति हानि किससे होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल प्रतिरोध, यानी कि जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध के कारण एसी परिपथ में शक्ति की हानि होती है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है उससे पूछा गया है कि वांछित प्रतिरोध हेतु संयोजन कैसे किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रतिरोधक से। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या होता है। तो आदर्श ट्रांसफार्मर में प्रतिरोध जो है वह 0 रहता है और इसके द्वारा जो हमें शक्ति मिलती है, पावर मिलती है, वह सबसे ज़्यादा मिलती है। तो ये सभी जो हैं आदर्श ट्रांसफार्मर के जो है गुण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। पादप कोशिका में अपशिष्ट कहाँ संग्रहित होता है। तो जो पादप कोशिका में जो अपशिष्ट है वो वैक्यूल्स यानी कि रसधानियों में संग्रहित होता है। क्वेश्चन नंबर 15। स्थायी ऊतक का उदाहरण क्या है। तो स्थायी ऊतक का जो उदाहरण है वह जाइलम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मेंडल के वंशज किस पद्धति से प्राप्त किए गए। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है, मेंडल ने वंशज जो है वह किस पद्धति से प्राप्त किए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वपरागण के द्वारा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है उससे पूछा गया है कि पुनर्जनन और मुकुलन दोनों से प्रजनन करने वाला जीव कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा जो है वह पुनर्जनन और मुकुलन दोनों से प्रजनन करने वाला जीव होता है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, यानी कि कितने चैम्बर पाए जाते हैं स्तनधारियों में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी कि उनके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं स्तनधारियों में। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका राइट आंसर हो जाएगा 4।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? यानी कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है जो पेट में पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि पायरूवेट का आपसी विघटन कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है जिसको हम ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं, उस माइटोकॉन्ड्रिया में पायरूवेट का ऑक्सीकरण यानी कि विघटन होता है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसमें पूछा गया है कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? यानी कि जो रक्त का तरल भाग है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। रक्त का जो तरल भाग होता है वह प्लाज्मा है। अब हम देख रहे हैं अगर पूछा जाए कि जो तरल ऊतक कौन सा पूछा जाए प्रश्न में कि तरल ऊतक कौन सा है, तो जो ब्लड होता है वह तरल ऊतक होता है। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि रेनवियर नोड्स कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइलिनकृत एक्शन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा एंजाइम नहीं है? तो जो इंसुलिन होता है वह एंजाइम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा यौन संचारित रोग विषाणु जनित होता है? तो इसको राइट आंसर हो जाएगा मस्सा। मस्सा जो है वह यौन संचारित रोग विषाणु जनित रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर जो 25 है, क्वेश्चन नंबर 25, किस प्रजनन में नया जीव अलग होकर बनता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन में नया जीव जो है वह अलग होकर बनता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, पादपों में जल की हानि को क्या कहा जाता है? तो यानी कि इसको हम वाष्पसर्जन कहते हैं। वाष्पसर्जन किसके कारण होता है? जो पत्तियों में रंध्र होते हैं उनसे जो है जल वाष्प बनकर निकल जाता है, इसलिए पादप में जो जल की हानि होती है वह वाष्पसर्जन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, भारत में DNA फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लालजी सिंह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, द्विबीजपत्री का गुण नहीं है। तो रेशेदार जो जड़ होते हैं वह द्विबीजपत्री का गुण नहीं होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर जो 29 है उसमें पूछा गया है कि बड़े परमाणुओं के बंधक कैसे होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमज़ोर। यानी कि जो बड़े परमाणु होते हैं उनके बंधक कमज़ोर होते हैं और जो छोटे परमाणु होते हैं उनके जो बंधक होते हैं यानी कि बंध होते हैं बॉन्ड, वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं छोटे परमाणुओं के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है? यानी कि जो लिटमस पेपर है वह किससे बनाया जाता है? तो वह लाइकेन के द्वारा बनाया जाता है। लाइकेन से जो है लिटमस प्राप्त होता है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर जो 31 पूछा गया है कि आभासी और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब कब बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु जो है वह अनंत परखी हो और दर्पण जो है उत्तल होना चाहिए, तभी हमें आभासी और अत्यंत छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है विभवांतर क्या है? यानी कि विभवांतर क्या होता है? तो जो विभवांतर होता है वह कार्य बटा आवेश का जो है हमारा अनुपात होता है विभवांतर। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है कि सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च तापमान। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण जो होता है वह उच्च तापमान के कारण होता है। अगर दोस्तों हम बात करें प्लाज्मा का जो तापमान है वह कितना होता है, तो लगभग 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड जो है प्लाज्मा का तापमान होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? तो दोस्तों जो चंद्रशेखर सीमा है वह सितारों पर लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 35, प्रतिरोध बढ़ने पर धारा क्या होती है? यानी कि जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा का क्या होगा? तो धारा जो है वह घट जाएगी। प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा धारा उतनी ही कम होगी और जितना प्रतिरोध कम होगा धारा उतनी ही अधिक होगी।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। विषाक्त पदार्थों का नाश कौन करता है? यानी कि जो विषाक्त पदार्थ होते हैं उनका नाश कौन करता है? तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतर्पद्रवी जालिका जो होती है वह इसका नाश करती हैं। ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वह विषाक्त जो पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में उनका नाश करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि दृढ़ ऊतक किससे बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्जीव कोशिका से, यानी कि मृत कोशिका से जो है वह दृढ़ ऊतक बना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर जो 38 है उसमें पूछा गया है कि अधिक विविधता किस प्रजनन में होता है? तो अधिक विविधता जो है वह लैंगिक प्रजनन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। 5 जगत वर्गीकरण का आधार क्या है? अगर जो पूछा जाए कि 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है उसका आधार क्या है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पोषण, यानी कि पोषण के आधार पर 5 जगत जो वर्गीकरण है वो बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। किस वर्ग के प्राणी जो है वह गर्म रक्त वाले होते हैं? तो जो पक्षी होते हैं, पक्षी वर्ग के प्राणी वह गर्म रक्त यानी कि वो सभी पक्षी जो हैं वह गर्म रक्त वाले पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है उसका राइट आंसर हो जाएगा पक्षी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो जो लाल रक्त कणिका होती हैं उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42। गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो जो एल्वियोली होता है, एल्वियोली में गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। नेफ्रॉन जो है किससे संबंधित है? नेफ्रॉन जो होता है वह उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। और नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है? तो किडनी जो है, किडनी यानी कि वृक्क में जो है नेफ्रॉन पाया जाता है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 44, कंडरा किससे बनी होती है? तो कोलेजन फाइबर जो होता है, कोलेजन फाइबर से जो है कंडरा बनी होती है। अब आपको बताना है कि जो मांस और हड्डी होती है, तो मांस और हड्डी को जोड़ने वाली जो तत्व है उसको हम क्या कहेंगे, वह किससे जुड़ी होती है? यह राइट आंसर आप बताएंगे कि मांस और हड्डी को जोड़ने वाली चीज़ कौन सी है। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर जो 45 है उसमें पूछा गया है कि एवोगाद्रो संख्या क्या दर्शाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक मोल में कणों की जो संख्या होती है वह एवोगाद्रो संख्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 46। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितने होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन में जो न्यूट्रॉन हैं वह शून्य होते हैं, यानी कि कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता हाइड्रोजन में। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर जो 47 है उसमें पूछा गया है कि टूथपेस्ट जो है वह प्रकृति में सामान्यतः कैसा होता है? तो वह क्षारीय होता है। और क्षारीय इसलिए होता है कि जो हमारे मुंह में बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया अपना पाचन करते हैं और पाचन करने के बाद जो त्यागते हैं मल वो एसिडिक होता है। तो जब हमारा मुंह सुबह उठते हैं तो जब हम टूथपेस्ट करते हैं तो मुंह के अंदर जो है वह क्षारीय प्रवृत्ति के जो है तरल पाए जाते हैं और ये जो अम्लीय प्रवृत्ति के तरल पाए जाते हैं, और यह जो टूथपेस्ट होता है वह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो अम्ल और क्षार मिलकर ये उदासीनीकरण करते हैं, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। इसीलिए जो टूथपेस्ट होता है वह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। डोबेराइनर के त्रिक नियम में कितने तत्व थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 तत्व थे। अब आपको बताना है कि जो डोबेराइनर का त्रिक तत्व का नियम था उसमें पहला तत्व और लास्ट तत्व कौन सा था? यह भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि डोबेराइनर का जो त्रिक नियम था उसमें पहला तत्व और लास्ट तत्व कौन सा था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। आधुनिक आवर्त सारणी में सिलिकॉन किनके बीच स्थित है?
तो दोस्तों जो आधुनिक आवर्त सारणी होता है उसमें सिलिकॉन जो है वह एल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 और ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। सोडियम खुले में रखने पर किससे अपक्रिया कर आग पकड़ लेते हैं? तो जो सोडियम है वह सोडियम में ऑक्सीजन से दोस्तों ऑक्सीजन की उपस्थिति में उससे ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है और उससे आग लग जाती है। क्योंकि जो सोडियम होता है सोडियम के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये बहुत ही अपक्रियाशील होता है और ये ऑक्सीजन के संपर्क में आकर जो है वह एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और इसी कारण जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वह आग पकड़ लेता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 50 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के थ्रू दोस्तों जो सोडियम है वह अपक्रिया करता है और आग पकड़ लेता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।